जनता की आवाज़ टीवी में आपका फिर से स्वागत करती हूँ मैं। दिल्ली ने कितने विकास 2014 के बाद से किए हुए हैं, जिसमें राज्य का कितना योगदान है और केंद्र का कितना योगदान है। अब मैं केंद्र के योगदान में दिल्ली के विकास में मैं बात कर रही हूँ। इस लोकसभा में पिछले 10 साल से बीजेपी के सांसद हैं और तीसरी बार भी जो सांसद चुने गए हुए वो बीजेपी के चुने गए हुए हैं। अब मैं उनकी उपलब्धियां यहाँ के लोकल लोगों से पूछ रही, वो क्या बताएंगे। तो सर, मुझे पहले आप अपना परिचय बताइए और बीजेपी ने यहाँ क्या क्या काम किए हुए हैं एज ए सांसद, यहाँ के मतलब विकास में। केंद्र में भी बीजेपी थी और सांसद भी उनके बीजेपी थे, तो मुझे 3 विकास उनके जमीनी स्तर पे बताइए। और दूसरा मेरा सवाल रहेगा कि इस लोकसभा को क्या क्या विकास की जरूरत है कि जो नहीं हुए हैं। पहला तो क्वेश्चन मेरा आपसे ये है। नमस्कार, मेरा नाम योगेश कुमार है और मैं यहाँ कौंडली विधानसभा के गांव दरुका का रहने वाला हूँ। देखिए, ये हमारा पूर्वी दिल्ली का एक विधानसभा है और ये रिजर्व कैटेगरी में आती है विधानसभा। तो यहाँ अगर हम पूरी दिल्ली के हिसाब से लगाएं तो ये एक पिछड़ी हुई विधानसभा है, क्योंकि दोनों तरफ इसके बॉर्डर्स हैं। सिक्योरिटी इश्यूज है क्योंकि इधर खोड़ा है, गाजियाबाद है, नोएडा है और यहाँ आसपास के जो उत्तर प्रदेश के रहने वाले लोग हैं उनका भी बहुत ज़्यादा आवागमन है। तो कई चीज़ें हैं जो केंद्र के अधीन है यहाँ पर, जहाँ चाहे पुलिस है, चाहे तमाम यहाँ की आसपास की बहुत सारी चीज़ें हैं, तो उन पर ध्यान देने की ज़रूरत थी और वो लोकसभा के अधीन था। पहले बाबा जी बने महेश गिरी जी, वो एक बार भी इधर नहीं आए, एक बार भी उन्होंने गोद लिया चिल्ला गाँव, फिर दलुपरा गाँव। गोद लेने के बाद भी मुझे मालूम नहीं है, गोद लेने के बाद भी लावारिस बना देते हैं बच्चे को या अपने उस क्षेत्र को, क्योंकि एक बार भी ना। उसके बाद गौतम गंभीर जी सेलिब्रिटी आ गए, वो भी मोदी जी के नाम पे जीत गए, सेलिब्रिटी होने के नाम पे जीत गए। नॉट अ सिंगल टाइम, एक बार भी अगर उनसे कोई मिला हो या वो किसी ने देख लिया। लेकिन क्या है कि लोग शायद भावनात्मक रूप से या धार्मिक सिद्धांतों की वजह से या अपनी भावना की वजह से वोट दे देते हैं। और इस बार भी बीजेपी के ही लोकसभा यहाँ जीत गए सांसद हर्ष मल्होत्रा जी। उनसे शायद अभी नए नए हैं तो ज़्यादा मैं टिप्पणी नहीं करूँगा, लेकिन पिछले 10 साल से यहाँ की जनता दोनों ही सांसदों से निराश रही। ना उनका आना, ना जाना, ना देखना, कोई यहाँ की बहुत सारी जरूरत थी। हमारे यहाँ पूरे इलाके में एक भी केंद्र सरकार का केंद्र विद्यालय नहीं है। उन्होंने कोई भी जो डीडीए की जितनी भी जमीनें यहाँ आती हैं उन पर कोई उनका गौर नहीं किया। यहाँ बहुत सारी मूल जो भू सुविधाएं हैं, यहाँ के जितने भी डीडीए के जितने भी रोड्स हैं वो टूटे पड़े हैं, बहुत बुरे हालों में। यहाँ के जो नाले हैं वो आज भी जो बड़े नाले हैं जो यूपी से आ रहे हैं, जो ड्रेनेज सिस्टम है, वो उन पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। यहाँ पर जो बड़े बड़े पार्क हैं, जो क्योंकि 15 साल से यहाँ पर एमसीडी भाजपा के अधीन थी, उसके ऊपर उनके सांसद बैठे हुए थे, उन पार्कों का भी कोई मेंटेनेंस आज भी नहीं है। सिर्फ एक कैटेगरी की राजनीति, एक धर्म की राजनीति, विकास की कोई बात नहीं, लोगों के मुद्दों की कोई बात नहीं, इस तरह की यहाँ पर पोजीशन नहीं। सर, 3 उपलब्धि आप मुझे बता सकते जो बीजेपी ने वो काम किए हैं इस क्षेत्र के लिए? क्षेत्र के 10 साल में सर, 10 साल बहुत एक लंबा समय है। तो एक जिस जनता ने उन्हें चुन के वहां पे भेजे हुए हैं एक लोकसभा में, सोचिए उनकी क्या एक वैल्यू होगी, एक प्रतिनिधि बना के भेजे हुए हैं। तो इस 10 साल में उन्होंने सिर्फ मुझे 3 काम बताए कि जो जनता के बीच में उन्होंने किए और जो जनता माने कि हाँ इन्होंने ये काम किए और उसका फायदा वहाँ की जनता को मिला। देखिए, क्षेत्रीय सांसद की बात करूँ तो मैं शायद ना गिना पाऊँ, लेकिन क्योंकि एक फायदा जो यहाँ के क्षेत्र के लोग को हुआ वो हुआ जो NH-24 का डेवलपमेंट हुआ। यहाँ से मेरठ आना जाना वो आसान, ये सच बात है। और रोड्स पे जो उन्होंने काम किया और वो किस तरीके से किया, चाहे वो नितिन गडकरी जी ने काम किया हो, चाहे वो केंद्र सरकार ने किया हो, उन उपलब्धियों को उपलब्धियां मानकर क्षेत्र के लोगों ने देश के विकास के हिसाब से शायद उन्हें बस ये एक आपने कहा। और हमारे क्षेत्र में अगर आप पूरी दिल्ली के आसपास की बात करें कि आप कहने लगे भी पेरिफेरल बनाया या तमाम चीजें हुई, लेकिन स्कूल, हॉस्पिटल और रोड्स के मामले में जो केंद्र के अधीन थे, जो डीडीए के अधीन है, उसके मामले में यहाँ मैं आपको शायद कोई उपलब्धि नहीं करा पाऊंगा, क्योंकि जो हमारे यहाँ कूड़े का पहाड़ था वो भी इनके अंडर में एमसीडी रही, उस पर कोई काम नहीं किया, लोग बीमार उतर गए, लोगों को कैंसर हो रहे, तमाम चीजें। गौतम गंभीर यहाँ पर कई बार आए, राजनीति की, महेश गिरी तो आए ही नहीं, तो सिर्फ कूड़े के पहाड़ पे गौतम गंभीर आए, उस पर उन्होंने राजनीति की, लेकिन काम उन्होंने कुछ नहीं किया।
आके फोटो खिंचवाए। उसके बाद शायद अब जो सरकार बदली है, एमसीडी में दिल्ली गवर्नमेंट आई है, आम आदमी पार्टी आई है, वो कुछ करे ऐसी उम्मीद है सर। 1 साल तो हो गए। हाँ, अब तो देखो बलसवा का और ओखला का जो सुनने मारा है कि उन्होंने उन पहाड़ों को शायद कम किया है, गाजीपुर में जो काम चल रहा है, क्योंकि लेकिन यहाँ के लोकसभा तो उनके पास नहीं है, एमसीडी और दिल्ली गवर्नमेंट है, तो शायद उन्हें उम्मीद है कुछ कर पाए। क्षेत्र के लोग परेशान है, सच कुछ परेशान है, क्योंकि जो पानी उसमें जा रहा है, जो कूड़े की वजह से जो गंदा पानी, जो तमाम तरह की बीमारियों वाला जो नीचे जमीन में पानी चला गया है, जो हवा वहाँ की प्रदूषित है, वहाँ के लोग दमे के मरीज, तमाम तरह की स्किन उनके एलर्जी उनको हो चुकी है, कैंसर से वो लोग पीड़ित है। अरे मैं तो कह रहा हूँ कि वो नरक जैसा क्षेत्र हो गया है। उन लोगों को मालूम है जो उसके आसपास रहते हैं, उन्हें पता है वो कैसे जी होगी। सर गंगा वाटर की जो सप्लाई है, ठीक है, ये तो वो पानी भी वहाँ पे काले काले आते, इसका कारण क्या है? मैडम मैं गंगा मैं बता रहा हूँ आपको, वहाँ आसपास नाला है, ऊपर से कूड़े का पहाड़ है, ऊपर से पूचड़ खाना, तमाम चीजें, तो धरती में जितना भी प्रदूषण जा रहा है वो धरती की जमीन में अंदर अंदर जा रहा है। जो जितने भी लाइनें आ रही हैं, अगर वो लाइनें कहीं से भी लीकेज हो गई तो वो नेचुरल सी बात है, वो तो गंदा पानी पी रहे होंगे, तो लीकेज को भी एक बहुत बड़ा इशू है। सर 2014 में जब अन्ना आंदोलन हुआ था, उस समय केजरीवाल जी ने कहा था कि मैं लोकपाल बिल लेके आऊँगा। 2012? हाँ 12 में, 14 में चुन के आया तो उन्होंने कहा था कि मैं लोकपाल बिल लेके आऊँगा। इससे आप क्या कहेंगे जो अब तक नहीं आए हुए हैं? देखिए लोकपाल बिल, क्योंकि मुझे जहाँ तक याद है इन्होंने काफ़ी कोशिश की थी उसको पारित कराने की, लेकिन वो क्योंकि पार्लियामेंट में पारित नहीं हुआ था, तो मुझे मालूम था कि पार्लियामेंट में बात उठी थी, विधानसभा में भी उठी थी, और उन्होंने कहा था कि आप सरकार लेकर आइए, उसके बाद इसको उठाएंगे। तो लोकपाल शायद जहाँ तक मुझे याद है पार्लियामेंट में ही नहीं उन्होंने पूरा किया था, जो केंद्र सरकार थी उसमें कांग्रेस भी थी, बाद में भाजपा भी आई और भाजपा ने उस पर विराम लगा दिया। क्योंकि लोकपाल पारित होने का मतलब सिर्फ दिल्ली में नहीं होना था, पूरे देश में उसका एक मैसेज जाना था। ये नहीं चाहते थे कि गुजरात से मोदी जी आए थे, उन्होंने कभी अपने यहाँ लोकपाल पारित होने नहीं दिया था। तो वो लोकपाल का मतलब है सीधी सीधी एक देख, मतलब एक आंख जो सरकार के ऊपर होती है, वो लोकपाल कभी पारित हो जाए तो एक बहुत बड़ा नुकसान उन लोगों को होता है जो लोग भ्रष्टाचार में लिप्त हो। तो इसलिए उन्होंने चाहा कि अगर दिल्ली उदाहरण बन गया तो पूरे देश में उदाहरण बनाना पड़ेगा, वो पारित नहीं होगा। तो क्या इस बार फिर वो लोकपाल बिल की बात नहीं करेंगे केजरीवाल जी? इन्होंने तो कई बार लोकपाल की बात की, कई बार, जहाँ तक मुझे याद है, लेकिन शायद सरकार की नीयत, और अब तो इतनी परेशानियां, मुझे लगता है दिल्ली गवर्नमेंट इतनी परेशान केंद्र के लोगों ने कर दिया है कि ये अपनी परेशानियों में, उसके बाद भी अगर ये बिजली पानी या तमाम चीज़ें कर रहे हैं, देखिए क्या उम्मीद है अच्छा करने की कोशिश करेंगे। सर केजरीवाल जी ने कहा था कि जब मैं चुन के आऊँगा, ठीक है, तो मैं विश्वविद्यालय बनवाऊँगा, यूनिवर्सिटी बनवाऊँगा। तो कितने उन्होंने यूनिवर्सिटी बनाई है, आप कुछ बताएंगे? जितने भी मैं स्कूल की नहीं बात कर रही, यूनिवर्सिटी की, आपने यूनिवर्सिटी कहा है, जितनी भी यूनिवर्सिटी प्री अलॉटेड थी, जैसे हमारे यहाँ ईस्ट दिल्ली में इन्होंने गुरु गोविंद सिंह IT यूनिवर्सिटी में कई कॉलेज दिया है जो IT के लिए स्पेशली है, और AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए यहाँ के बच्चों को बहुत जरूरी है, अभी भी नया बनाया। ऐसे ही इन्होंने द्वारका कई जगह 4-5 कॉलेज इन्होंने दिए हैं, और जितने भी पुराने कॉलेज है उनमें नई बिल्डिंग्स और नए डिपार्टमेंट्स इन्होंने नहीं बिल्डिंग डिपार्टमेंट्स ही बनाई है। अच्छा, जैसे पुराने हॉस्पिटल्स में नई बिल्डिंग बनाई है, अच्छा, ऐसे ही कॉलेजों में भी नए डिपार्टमेंट्स। इसी तरह उन्होंने नए हॉस्पिटल बनाए हुए गवर्नमेंट के, कुछ 12 बनाए हुए। और स्कूल की अगर मैं बात करूँ तो स्कूल तो तमाम बनाए, स्कूल तो सभी स्कूलों का प्लाट किया है। अब जमीन, नए स्कूल की बात कर रही हूँ, नए स्कूल में जो ऑलरेडी आप कहीं जमीन खरीद कर, हाँ मतलब जमीन खरीद के नहीं, मतलब जो भी हो, जो जितने भी पुराने सरकारी स्कूल थे, शायद 1200 के आसपास है, उनमें 850 के आसपास स्कूलों में नई बिल्डिंग बनी है। आप किसी भी स्कूल में चले जाइए, वहाँ की क्या प्लाट हुआ है, वहाँ पर नई बिल्डिंग्स, नए एग्जीबिशन रूम, नए कंप्यूटर रूम्स, नई लाइब्रेरी, नई क्लासेस, नए बेंचेस, तमाम एजुकेशन तो इनका मॉडल रहा है, देश में मॉडल रहा है। और शायद इसीलिए देश के अंदर जो 10 टॉप के स्कूल आते हैं उसमें हमेशा 3 या 4 स्कूल दिल्ली के।
केजरीवाल जी ने कहा था कि जितने भी मतलब ठेके पे एमसीडी में जो टीचर जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे उसे हम परमानेंट करेंगे, तो इन्होंने कितने जन को परमानेंट किए हुए हैं एमसीडी में? हाँ देखिए एमसीडी की टीम बस अभी आई है, हाँ एक इंडिपेंडेंट बॉडी है और उसमें शायद काम चल रहा हो, मुझे बहुत जानकारी इसकी इसलिए नहीं है क्योंकि अरविंद केजरीवाल पिछले 6 महीने से जेल में थे हाँ और अभी वो बाहर आए हैं, तो उस पर क्या योजनाएं उस पर उनकी बनी है मुझे इस बात का आइडिया नहीं है शायद, लेकिन उस पर बन रही होगी जो। और जो टीचर्स है वो टीचर्स जो ऑलरेडी टीचर्स हैं, हाँ जो मतलब हाँ उनकी तो परमानेंट की उन्होंने बुलाई, अभी 200 टीचर्स को परमानेंट किया था अभी पिछले 2.5 महीने पहले ही। इतनी मतलब इतने स्कूलों के सिर्फ 200 टीचर्स को? हाँ मुझे अभी तो पहले लिस्ट 200 की। अगला सवाल सर मेरा आपसे ये है कि दिल्ली का विकास पिछले 14 साल में कितना हुआ है? पिछले 14 साल में हाँ दिल्ली पिछले 2010 से आप कह रही हैं 2024 चल रही है, कॉमनवेल्थ गेम्स के बाद काफ़ी बदलाव। दिल्ली तो बहुत बड़ा शहर पहले भी था और अब जिस तरह से दिल्ली और एनसीआर पूरे का डेवलपमेंट हुआ है, करोड़ों की आबादी बढ़ी है दिल्ली के आसपास। जब आबादी बढ़ती है तो नेचुरल सी बात है सुविधाओं का बढ़ना भी बहुत ज़रूरी है। रोड्स का चौड़ा होना, तमाम स्कूल कॉलेजेस हॉस्पिटल्स मोहल्ला क्लिनिक्स, तमाम चीज़ों की ज़रूरत लोगों को पड़ती है। दिल्ली का विकास तो ग्लोबली हुआ है नो डाउट, आबादी बढ़ रही है, परेशानी बढ़ रही है, ये भी दुरानी है। पहले से जो है करीब 17-18 फ्लाईओवर्स जो हैं अभी दिल्ली गवर्नमेंट ने जो बनाए हैं। किसके समय में बना था ये? कौन सा वाला जो आप 17-18 बोल ये तो दिल्ली गवर्नमेंट केजरीवाल ने बनाए, तमाम बड़े कई लूप बनाए हैं, कई अंडरपास बनाए हैं, कई फ्लाईओवर्स बनाए हैं, बहुत सारी चीज़ें बनी हैं, कई रोडों के ऊपर वॉकिंग वो बनाए हैं, पुल बनाए हैं जो छोटे वाले पुल हैं जो रोड क्रॉस करने के लिए हैं। बहुत सारी चीज़ें हुई हैं और भी होने की बहुत ज़रूरत है क्योंकि जिस तरह से आबादी बढ़ रही है, दिल्ली एक बड़ा शहर है, पूरा वर्ल्ड इसको देखता है, ज़रूरत है और भी अच्छा होने की। जो इन्होंने पीडब्ल्यूडी रोड्स पे जो आई लव दिल्ली करके दिखा होगा आपने, जो सुधारा है, जो एक अच्छा मॉडल देने की, जो कि दिल्ली राजधानी है, दिल्ली को राजधानी सब होना चाहिए मेरा तो। सर आने वाले कुछ दिनों में इलेक्शन है, इस पर आप क्या कहेंगे, जीत किसकी है? मेरा मानना ये है कि जो मूलभूत सुविधाएं, चाहे वो बिजली हो, पानी हो, स्कूल्स हो, या महिलाओं के लिए निःशुल्क यात्रा हो, या बुजुर्गों के लिए जो तीर्थ यात्रा है, जो 10 से 15 हज़ार रुपये महीने का जो बचत केजरीवाल सरकार द्वारा लोगों को दी जा रही है। क्योंकि एक गरीब आदमी, इतनी महंगाई जो आज मेरे यहाँ नज़दीक में नोएडा है, उनका जो बिजली का बिल है वो 10,000 आता है, हमारे यहाँ वो 2,000 रुपये आ रहा है तमाम चीज़ें यूज़ करने के बाद। तो जो 8,000 की बचत है, जो मेरी बेटी कॉलेज जाती है बस में फ्री, या मेरी वाइफ अगर कहीं जॉब करती है वो उसके जो 6-7 हज़ार महीने के बच रहे हैं, जो मैं दवाई लेके आता हूँ मोहल्ला क्लिनिक से, मेरी डॉक्टर की फीस और दवाई बच जाती है, अगर मैं मानूँ तो 10 से 15 हज़ार रुपये एक परिवार के अगर महीने के बच रहे हैं, तो इस महंगाई में ये बहुत बड़ी बचत है। मुझे नहीं लगता कि शायद केजरीवाल गलती से कोई हरा पाएगा। बीजेपी नहीं, बीजेपी ने अगर देना होता तो आसपास के है ना, उनके पास हरियाणा था, उनके पास पहले भी यूपी है, उनके पास उत्तराखंड है, तमाम चीज़ें देते हैं उन लोगों को। यहाँ के दिल्ली में देने की बात करते हैं तो वहाँ क्यों नहीं देते? अरे लोगों को दो ना। सबसे पहले गुजरात में थे। हाँ, अडानी को बहुत दिया है। अच्छा, अडानी आपको कैसे पता? तमाम तो सारी खबरें हैं, वही इतने लोगों से पैसा लिया है। हाँ हाँ। तो उन लोग बहुत सुविधाएं दी हैं इन्होंने। अरे गरीबों की सोचो, उन लोगों की सोचो जो पेट पाल रहे हैं। अभी बुलंदशहर में खबर आई थी कि बाप बेटी भूखे मर गए। इस समय जब हिंदुस्तान की हम बात करें कि हम ट्रिलियन इकोनॉमी, उस फलानी इकोनॉमी में जा रहे हैं, वहाँ बाप बेटी भूखे मर के खाने से भी आदमी मर रहा है। बुलंदशहर की बात, अरे तुम्हें डीएम अपॉइंट करने चाहिए कि एक ऐसी रसोई हमेशा चलती रहे, कोई भूखा तो नहीं। अगला सवाल मेरा आपसे ये है कि बीजेपी पे आप क्या कहेंगे? बीजेपी पे पहली बात तो मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, दो चीज़ पे बीजेपी आई थी। एक हिंदुत्व पर आई थी, इनका मुख्य मुद्दा था हिंदुत्व। क्या हिंदुत्व
सिर्फ धर्म है या हिंदू लोग का धर्म, सिर्फ खाली धर्म है या जो उनके भाव का धर्म। वो 20 करोड़ युवा जो बेरोजगार हो रहा है वो हिंदू नहीं है क्या? वो जो भूखा मर रहा है वो हिंदू नहीं है क्या? उनके लिए आपकी क्या योजना है? वो हिंदू नहीं है क्या? एक बात। दूसरी, जिस गाय माता की आपने बात करी, आज शंकराचार्य तक के लोग इस बात को उठा रहे हैं कि नदियां खराब कर दी, नदियों पे कोई गौर नहीं है, गंगा पे कोई गौर नहीं है, गाय पे कोई गौर नहीं है। आज भी गाय कूड़ा खा रही है, गाय हमारी माता है। तमाम चीजों पे इन्होंने मुद्दे उठाए, उस पर कोई, अरे जितनी भी तुम्हारी जेल है तुम पे नहीं है गाय पालने की, तो जो जेलों के आसपास एक बाउंड्री बना के बांध दो। मैडम, एक जेल की बाउंड्री कई किलोमीटर की होती है, अगर जेल के आसपास भी एक गाय बांध दे और उन कैदियों को लगा दे तो उस जेल का खर्चा भी निकल जाएगा, उन कैदियों को काम मिल जाएगा और उस जो दूध से इनकम होगी उससे जेल का खर्चा निकल जाएगा। लेकिन भ्रष्टाचार करना है, ऐसी योजना, गाय को मरते रहने दो, जेल का जो खर्चा है वो ऊपर से निकालना है, तो उन गायों का पालन हो जाता, उससे दूध हो जाती और जेल के ही दूध बेचकर ही जेल का खर्चा निकल जाता। ऐसी कोई योजना हमने कई बार लिखा केंद्र का, कई बार मैंने स्टेट गवर्नमेंट को कहा कि कम से कम जितनी भी जेल है उनके आसपास इन आवारा गायों को बांध दो, उनकी सेवा हो जाएगी, उनसे खर्चा नहीं, उस पर कोई योजना नहीं है। आज भी गौमांस का जो है तमाम चीजों में मुद्दे उठ रहे हैं। आज भी बीफ का सबसे बड़ा निर्यात हिंदुस्तान है, गुजरात सबसे बड़ा स्टेट उनका है। तो जिन मुद्दों पे वो आए थे उन मुद्दों को भूल गए। हाँ, जो कश्मीर की बात है, 370 की बात है, उस पर लोगों की भावनाएं जरूर, उनको अच्छा लगा कि हम इन्होंने ये काम किया। अब पीओके की बात कर रहे थे, लेकिन वहां पर भी जो चाइना ने जो 4-5 किलोमीटर अंदर आ गया, उस पर कोई लाल आंखें दिखाने वाली बात नहीं होगी। आज भी उस पर जब बात करते हैं तो आंखें फेर लेते हैं। 370 का मुद्दा बना के बाहर उन्हें फायदा हुआ है, लेकिन जो कल इलेक्शन जब डिक्लेयर है तो वहाँ के लोगों ने उन्हें बाय बाय कर दिया। तो देखो, जो वहाँ पे जो रहने वाले लोग हैं वो तो रियलिटी आती थी कि सबसे लोग महंगाई से बहुत परेशान है। जो इनसे उम्मीद थी, ये भगत सिंह का नाम लेके रॉबर्ट वडेरा को बोलते थे कि ये जो है देश का दामाद हो गया है, कोई एक्शन नहीं किया, कोई बात नहीं किया। अच्छा, आपको ऐसे नहीं लगता कि जो बीजेपी जो राजनीति करती है, एक राजनीति होनी चाहिए, वो काम की होनी चाहिए। हाँ, ये राजनीति पर्सनल अटैक करते हैं, तो क्या ये सही है? ये जो राजनीति जो पर्सनल अटैक वाली जो करती है, तो इससे क्या साबित होता है? पर्सनल अटैक करने वाली बात तो कुश्ती लड़ लेते इतनी तगड़ी। अरे तुम सरकारी संस्थानों का दुरुपयोग करते हो, तुम CBI पुलिस तुम्हारे पास, ACB तुम्हारे पास, फौज तुम्हारे पास, ED तुम्हारे पास, तुम उनका दुरुपयोग करके लोगों को परेशान, जो लोग काम करना चाहते हैं उनको भी इतना परेशान, डिमोलिश करना चाहते हैं। हमारे अलावा कोई जैसे गांव का प्रधान होता है ना, उस वो वाली राजनीति, छोटी राजनीति, उस तरह के ये नहीं। तो कल जो इलेक्शन डिक्लेयर हुए हरियाणा पे, इस पे आप क्या कहेंगे? एक ताजुब है कि खेला है ये कांग्रेस की अंदरूनी फूट है, और जो उनको अति उत्साह था, घमंड सा हो गया था, जो भूपेंद्र हुड्डा का एक वो था कि हम किसी की जरूरत नहीं है हमें, तो उसका ये परिणाम निकला। शैलजा मतलब आपस की जो इनकी फूट निकली, तो शैलजा को ये नहीं चाहते थे वो आगे बढ़े, जबकि शैलजा को CM बनाने का प्रस्ताव था, लेकिन दोनों वो नहीं चाहते थे वो लोग कि वो बने। उस चक्कर में आपस में शैलजा के सामने इन्होंने अपने इंडिपेंडेंट लोग खड़े करे, आज हारे, उसका दुष्परिणाम देखने को मिल रहा है। क्या आपको लगता है कि हरियाणा का विकास हो पाएगा, कि अब अडानी अंबानी का वहाँ पे गोदाम खुलेंगे? नहीं, वो तो पुरानी स्थिति रहेगी। देखिए, आज जितना भी हिंदुस्तान का कनेक्शन है, जो भी सारा पैसा लग रहा है, जो भी वारा, वो सारा गुजरात में लग रहा है, चाहे वो धोलारा डेवलपमेंट हो, चाहे तमाम चीजें होंगी। हरियाणा में कोई इनकी प्लानिंग नहीं है, राजस्थान में कोई प्लानिंग नहीं है, यूपी के अंदर कोई प्लानिंग नहीं है। मंदिर 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 की बात करते हैं ना, उत्तराखंड में कोई सर फिर भी वो चुन के आ जाते। मैडम सुनिए, वो कह रहा हूँ, धर्मवाद हमारे यहाँ के लोगों में एक भावना जागृत हुई और सोशल मीडिया से बहुत इजीली प्रभावित भी हो गई कि धर्म के नाम पे सब चीजें, लेकिन असल में कोई इंडस्ट्रिएशन हो, तमाम एजुकेशन हाउस बनाए हो, कुछ नहीं है ऐसा, ऐसी कोई बात नहीं है। इनके अपने स्टेट्स में, ना यूपी में, ना मध्य प्रदेश में, ना हरियाणा में, ना राजस्थान में, ना उत्तराखंड में, सारा पैसा गुजरात में। सिर्फ एक ही स्टेट को डेवलपमेंट करना है। ये क्या करेंगे ये 5-7 स्टेट आपके? अब सर मैं यही आपका इंटरव्यू खत्म करूँगी, एक लाइन में आप जो है जनता से क्या कहना चाहेंगे दिल्ली के इलेक्शन में? देखिए, मैं तो जनता से यही अनुरोध करूंगा कि उनको वोट करें जो सचमुच आपको ख्याल रखें,
तो सचमुच आपके घर का ख्याल रख रहे हैं, आपके बच्चों के, आपकी महिलाओं के बारे में जो सोचते हैं, उनको सुविधाएं दे रहे हैं। ये छोटी बात नहीं है। आदमी का घर का पेट अगर मजबूत होता है तो वही आगे जाके खुशी में काम करता है। गरीब आदमी से पूछिए जिनमें पैसे नहीं है, जो नहीं रह पा रहे, कि वो कैसे अपना घर चला रहे हैं। धन्यवाद। अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगी, आपको समझ में आई, दिल्ली का विकास चाहते हैं, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।